Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे साइकिल की सवारी का भाग 3। अभी तक हमने पढ़ा कि लेखक ने किस तरह से साइकिल सीखने की इच्छा को पूरा किया, कैसे वो साइकिल सीखने के लिए उस्ताद के पास गए या उस्ताद को अपने पास बुलाया और फिर उस्ताद ने उनसे कितने रुपए मांगे। फिर लेखक पहले दिन जब साइकिल सीखने के लिए निकले तब क्या हुआ। तो आओ बच्चों, अब हम इससे आगे का पाठ पढ़ते हैं। दूसरे दिन फिर निकले। रास्ते में उस्ताद साहब बोले, मैं एक गिलास लस्सी पी लूँ, आप जरा साइकिल को थामिए। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे तो हमने साइकिल के पुर्जों की ऊपर नीचे से जांच पड़ताल शुरू कर दी। फिर कुछ जी में आया तो उसका हैंडल पकड़कर जरा चलाने लगा, मगर 2 ही कदम गए होंगे कि ऐसा मालूम हुआ जैसे साइकिल हमारे सीने पर चली आती है। अब लेखक कहते हैं कि दूसरे दिन वो फिर से साइकिल सीखने के लिए निकले। रास्ते में उस्ताद साहब बोले कि मैं 1 गिलास लस्सी पी लेता हूँ, अब आप जरा इस साइकिल को पकड़ लीजिए। अब उनके उस्ताद थे, वो तो लस्सी पीने लगे और लेखक ने क्या किया कि साइकिल को ऊपर से लेके नीचे तक देखने लगा और अब उसका हैंडल पकड़कर थोड़ा सा आगे चला तो 2 ही कदम चले थे कि उन्हें ऐसा लगा कि जैसे साइकिल उनके सीने पर चली आ रही है, मतलब कि जैसे उनसे साइकिल चलाई ही नहीं जा रही थी, पकड़कर भी थोड़ी सी नहीं चलाई जा रही थी। तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे साइकिल तो मेरे ऊपर ही चढ़ी आ रही है। इस समय हमारे सामने यही गंभीर प्रश्न था कि क्या करना चाहिए, युद्ध क्षेत्र में डटे रहें या हट जाएं। सोच विचार के बाद यही निश्चय हुआ कि लोहे का घोड़ा है, इसके सामने हम क्या चीज़ हैं। बड़े बड़े वीर योद्धा भी नहीं ठहर सकते। इसलिए हमने साइकिल छोड़ दी और भगोड़े सिपाही बनकर मुड़ गए। पर दूसरे ही क्षण साइकिल अपने पूरे जोर से हमारे पांव पर गिर पड़ी और हमारी राम दुहाई बाजार के कोने से दूसरे सिरे तक गूंजने लगी। उस्ताद लस्सी छोड़कर आए और दयावान लोग भी जमा हो गए। सबने मिल मिलाकर हमारा पांव साइकिल से निकाला। भगवान के एक भक्त ने मरहम का डिब्बा भी उठाकर हमारे हाथ में दिया। दूसरे ने हमारी बगलों में हाथ डालकर हमें संभाला और सहानुभूति से पूछा, चोट तो नहीं आई? जरा 2-4 कदम चलिए, नहीं तो लहू जम जाएगा। लेखक कहते हैं कि अब उनके सामने एक ही प्रश्न था कि जो उन्होंने साइकिल सीखने का जो बेड़ा उठाया है वो किसी युद्ध से कम नहीं है। तो वो सोच रहे थे कि मैं इस युद्ध में डटा रहूं या हट जाऊं। तो बहुत सोच विचार करने के बाद लेखक ने निश्चय किया कि ये साइकिल तो एक लोहे का घोड़ा है, ये बड़े बड़े वीर योद्धा भी इसके सामने नहीं टिके, तो मैं कैसे टिक सकता हूँ। तभी ये सोचकर लेखक ने क्या किया, साइकिल छोड़ दी और दूसरी तरफ मुड़ गए। अब जैसे ही लेखक ने साइकिल छोड़ी वो तभी उनके पैर पर आ गिरी। अब जैसे ही साइकिल पैर पर गिरी तो लेखक जोर जोर से चिल्लाने लगे। अब उनकी जो चीख थी वो बाजार के दूसरे कोने तक गूंजने लगी।
उनकी चीख सुनकर उस्ताद लस्सी छोड़कर आ गए और कुछ लोग भी वहाँ पर जमा हो गए और सबने मिलकर उनका पाँव साइकिल से बाहर निकाला और एक आदमी ने उनके हाथ में मरहम का डिब्बा दिया और दूसरे आदमी ने उनकी दोनों बाहों में हाथ डालकर उन्हें उठाया और संभाला और फिर उनसे प्यार से पूछा कि आपको कहीं चोट तो नहीं आई है? आप जरा 2-4 कदम चलकर देख लीजिए, कहीं खून तो जमा नहीं हो गया है। इस तरह दूसरे दिन हम और हमारी साइकिल दोनों अपने घर से थोड़ी दूरी पर जख्मी हो गए। हम लंगड़ाते हुए घर लौटे और साइकिल ठीक होने के लिए मिस्त्री की दुकान पर भेज दी। लेखक कहते हैं कि इसी तरह मैं और मेरी साइकिल दोनों थोड़ी ही दूर चले थे कि जख्मी हो गए और लेखक जो है वो लंगड़ाते हुए अपने घर पर आए और साइकिल को ठीक करने के लिए मिस्त्री की दुकान पर भेज दिया। मगर हमारे वीर हृदय का साहस और धीरज देखिए, अब भी मैदान में डटे रहे। कई बार शहीद हुए, घुटने तुड़वाए, कपड़े फड़वाए, पर क्या मजाल जो छूट जाए। लेखक कहते हैं कि हम कई बार गिरे, कई बार जख्मी हुए, कई बार हमारे कपड़े भी फट गए गिरने से, कई बार हम मौत के मुंह में जाकर वापस आए, लेकिन फिर भी हमने साइकिल सीखने का जो ख्याल था वो मन से नहीं निकाला। हम साइकिल सीखने के लिए डटे रहे। 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए थे, लेकिन उस पर चढ़ना नहीं आता था। कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा देता था तो फिर चढ़ जाते थे। हमारे आनंद की कोई सीमा नहीं थी। सोचते थे मार लिया मैदान हमने, 2-4 दिन में पूरे मास्टर बन जाएंगे, इसके बाद प्रोफेसर और इसके बाद प्रिंसिपल, फिर प्रशिक्षण विद्यालय और 300-400 रुपये मासिक तिवारी जी देखेंगे और ईर्ष्या से जलेंगे। लेखक कहते हैं कि उन्होंने 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख लिया। अब साइकिल चलाना तो आ गया, लेकिन उस पर चढ़ना नहीं आता था। अगर कोई आदमी उन्हें साइकिल पर सहारा देकर चढ़ा देता था तो वो चढ़ जाते थे और फिर चढ़ने के बाद जब साइकिल चलाते थे तो वो बहुत खुश होते थे। सोचते थे कि अब तो हमें साइकिल चलानी आ गई है, अब 2-4 दिन में हम साइकिल के मास्टर बन जाएंगे, इसके बाद प्रोफेसर और इसके बाद प्रिंसिपल, मतलब कि साइकिल चलाने में हम एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। फिर एक प्रशिक्षण विद्यालय खोलेंगे जहाँ पे हम साइकिल चलाना सिखाएंगे दूसरे लोगों को और फिर 300-400 रुपये मैं महीने में कमाने लगूंगा। और फिर जो हमारे मित्र हैं तिवारी जी, वो मुझे देखकर जलने लगेंगे कि भाई ये तो महीने में 300-400 रुपये कमाने लगा है, और वो उसे देखकर जलने लगेंगे। उस दिन उस्ताद ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया कि ले जाओ, अब तुम सीख गए। अब हम साइकिल चला रहे थे और दिल ही दिल में फूले न समाते थे, मगर हाल यह था कि कोई आदमी 200 गज के फासले पर होता तो हम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर देते, साहब जरा दाईं तरफ हट जाइए। दूसरे फासले से कोई गाड़ी दिखाई देती तो हमारे प्राण सूख जाते। उस समय हमारे मन की जो दशा होती उसे परमेश्वर ही जानता है। जब गाड़ी निकल जाती तो कहीं जाकर हमारी जान में जान आती। लेखक कहते हैं कि उस दिन उस्ताद ने उन्हें साइकिल पर चढ़ा दिया और बोले कि अब तुम साइकिल सीख गए हो, अब तुम साइकिल चला लो।
अब जैसे ही हम साइकिल चला रहे थे तो हम दिल ही दिल में फूले न समाते थे, मगर क्या दिल ही दिल में फूले न समाते थे कि वो बहुत प्रसन्न हो रहे थे। जब वो साइकिल चला रहे थे तो बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन जब सामने से कोई आदमी उनको दिखता था तो वो गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगते थे कि भाई ज़रा दाईं तरफ हो जाओ, ज़रा दाईं तरफ हट जाओ। और अगर दूसरी साइड से कोई गाड़ी आती दिखाई देती थी तो उनके प्राण सूख जाते थे, मतलब वो बहुत बुरी तरह से डर जाते थे। अब उनको साइड से निकलना नहीं आता था, वो सोचते थे कि कहीं हम गाड़ी से टकरा ना जाए। फिर उस समय उनके मन की जो हालत होती थी वो भगवान ही जानता है। अब जैसे ही गाड़ी उनकी साइड से निकल जाती थी तो उनकी जान में जान आ जाती थी, मतलब उन्हें चैन मिल जाता था कि चलो मैं गाड़ी से टकराया तो नहीं, बच गया। सहसा सामने तिवारी जी आते दिखाई दिए। हमने उन्हें भी दूर से ही चेतावनी दे दी कि तिवारी जी बाईं तरफ हो जाओ वरना साइकिल ऊपर चढ़ जाएगी। सहसा मतलब अचानक सामने से तिवारी जी आते हुए लेखक को दिखाई दिए तो उनको भी वो दूर से ही बोलने लगे कि तिवारी जी थोड़ा बाईं तरफ हो जाओ, थोड़ा बाईं तरफ हो जाओ वरना साइकिल तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगी। तिवारी जी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से हमारी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, जरा एक बात तो सुनते जाओ। लेखक कहते हैं कि तिवारी जी ने उन्हें अपनी छोटी छोटी आंखों से देखा और फिर हंसकर बोले कि मेरी एक बात तो सुनते जाओ। हमने एक बार हैंडल की तरफ, दूसरी बार तिवारी की तरफ देखकर जवाब दिया, इस समय बात कैसे सुन सकते हैं, देखते नहीं हो साइकिल पर सवार हैं। अब जैसे ही तिवारी जी ने उन्हें कहा कि मेरी एक बात सुनते जाओ तो लेखक कहते हैं कि हमने एक बार तो अपनी साइकिल के हैंडल की तरफ देखा और दूसरी बार तिवारी जी की तरफ देखा। फिर बोलते हैं कि हम तुम्हारी बात कैसे सुन सकते हैं, देख नहीं रहे हो, हम तो साइकिल पर सवार हैं। तिवारी जी बोले, तो क्या जो साइकिल चलाते हैं वे किसी की बात नहीं सुनते? जरूरी बात है, जरा उतर आओ। अब तिवारी जी लेखक को कहते हैं कि जो लोग साइकिल चलाते हैं वो किसी की बात सुनते ही नहीं हैं। अरे मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात कहनी है, एक बार साइकिल से उतरकर आ जाओ। हमने लड़खड़ाती हुई साइकिल को संभालते हुए जवाब दिया, उतर गए तो चढ़ाएगा कौन? तिवारी जी चिल्लाते ही रह गए और हम आगे निकल गए। लेखक कहते हैं कि जब वो साइकिल चला रहे थे तो लड़खड़ा रही थी मतलब जैसे नई नई साइकिल चलाना सीखते हैं तो वो थोड़ी सी ऐसे हिलती है ना उसको, तो वो ऐसे थोड़ी थोड़ी हिल रही थी। तो उसको संभालते हुए लेखक ने जवाब दिया कि अगर मैं उतर गया तो मुझे चढ़ाएगा कौन, क्योंकि लेखक को चढ़ना नहीं आता था। लेखक को तो उस्ताद ने चढ़ाया था ना साइकिल पे, तो उन्हें चढ़ना तो आता नहीं था, खाली साइकिल को चलाना ही आता था। तो वो बोलते हैं कि अगर मैं साइकिल से उतर गया तो मुझे कौन चढ़ाएगा। तिवारी जी चिल्लाते ही रह गए और लेखक आगे निकल गए। तभी सामने से एक तांगा आता दिखाई दिया। हमने दूर से ही डांट लगाई, भाई जरा बाईं तरफ, हम नए चलाने वाले हैं। अब जब लेखक साइकिल पर चल रहे थे तभी उन्हें सामने से एक तांगा आता दिखाई दिया। तो तांगे को देखकर वो दूर से ही चिल्लाने लगे, भाई जरा बाईं तरफ, हम नए चलाने वाले हैं, मतलब कि भाई जरा आप बाईं तरफ हो जाओ, हमने अभी अभी साइकिल की सवारी सीखी है, हम इस साइकिल की सवारी में अभी नए हैं, नए हैं जो हमने साइकिल अभी चलानी सीखी है, तो अच्छी तरह से हमें साइकिल चलानी नहीं आती है, आप जरा बाईं तरफ हो जाओ। तांगा बाईं तरफ हो गया। हम अब
अपने रास्ते चले जा रहे थे कि अचानक पता नहीं घोड़ा भड़क गया या तांगे वाले को शरारत सूझी। जो भी हो, तांगा सामने आ गया। हमारे हाथ पैर फूल गए। जरा सा हैंडल घुमा देते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते, मगर बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है। उस समय हमें ख्याल ही न था कि हैंडल घुमाया भी जा सकता है। फिर क्या था, हम और हमारी साइकिल दोनों ही तांगे के नीचे आ गए और हम बेहोश हो गए। लेखक कहते हैं कि उनके कहने पर तांगा बाईं तरफ हो गया और लेखक अपने रास्ते चलने लगे, पर अचानक पता नहीं घोड़ा भड़क गया या फिर तांगे वाले को कोई शरारत सूझी। जो भी हो, तांगा एकदम से उनके सामने आ गया और उनके हाथ पैर फूल गए। हाथ पैर फूल गए मतलब कि वो डर गए। जरा सा हैंडल घुमा देते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते। लेखक कहते हैं कि साइकिल चलाते चलाते अगर हम थोड़ा सा हैंडल घुमा देते तो शायद हम दूसरी तरफ निकल जाते, पर जब बुरा समय आता है ना तो बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है। मतलब कि हमें कोई सोच विचार आता ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। उस समय उन्हें ये ख्याल आया ही नहीं कि वो हैंडल को घुमा दे। फिर क्या हुआ कि लेखक और उनकी साइकिल दोनों ही तांगे के नीचे आ गए और लेखक बेहोश हो गए। जब होश आया तब हम अपने घर में थे। हमारी देह पर कितनी ही पट्टियां बंधी थी। हमें जरा होश में देखकर श्रीमती जी ने कहा, क्यों, अब क्या हाल है? मैं कहती न थी कि साइकिल चलाना न सीखो। उस समय तो किसी की सुनते न थे। लेखक कहते हैं कि जब उन्हें होश आया तो वो अपने घर में थे और उनके शरीर पर बहुत सारी पट्टियां बंधी हुई थी। फिर उन्हें जैसे ही होश आया तो उनकी पत्नी ने कहा, क्यों जी, अब क्या हाल है? मैं तो पहले ही कहती थी कि साइकिल मत सीखो, पर उस समय तो आप किसी की सुनते ही न थे। हमने सोचा, लाओ सारा इल्जाम तिवारी पर ही लगा दे और आप साफ बच जाएं। बोले, यह सब तिवारी जी की शरारत है। अब लेखक कहते हैं कि उन्होंने सोचा कि ये जो सारा इल्ज़ाम है वो तिवारी पर, अपने मित्र पर लगा देता हूँ और खुद बच जाता हूँ। बोलते हैं कि ये सारी शरारत जो है वो तिवारी जी की है। श्रीमती जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह चकमा उसे देना जो कुछ जानता ना हो। उस तांगे पर बच्चों को लेकर मैं ही घूमने निकली थी। सोचा चलो सैर कर आएंगे और तुम्हें साइकिल चलाते भी देख आएंगे। अब उनकी पत्नी ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा कि यह चकमा उसे देना, मतलब कि यह धोखा उसे देना जो कुछ भी नहीं जानता हो। क्या आप झूठे झूठे तिवारी जी का नाम ले रहे हो? तो जो अगर कुछ नहीं जानता हो तो उसको तो आप झूठ बोल सकते हो। जिस तांगे से आप टकराए थे ना, उस तांगे पर मैं बच्चों को लेकर घूमने के लिए निकली थी। मैंने सोचा था चलो मैं थोड़ी सी सैर कराती हूँ और तुम्हें साइकिल चलाते हुए भी दिखाऊंगी। निरुत्तर होकर हमने आंखें बंद कर ली। उस दिन के बाद फिर हमने साइकिल को हाथ नहीं लगाया। निरुत्तर मतलब कि उनके पास कोई भी उत्तर नहीं था। बिना उत्तर दिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और उस दिन के बाद लेखक ने साइकिल को कभी हाथ भी नहीं लगाया।
तो बच्चों, यहाँ पर हमारी कहानी का अंत होता है। इस कहानी में आपने पढ़ा कि लेखक के मन में किस तरह साइकिल चलाने की इच्छा ने जन्म लिया और फिर लेखक ने सारी तैयारियाँ कर ली और साइकिल सिखाने के लिए एक उस्ताद को भी बुला लिया। उस्ताद ने उनसे साइकिल सिखाने के लिए 20 रुपये मांगे। लेखक रुपये देने के लिए तैयार हो गए और अगले दिन लेखक साइकिल सीखने के लिए निकले, पर उनका पहला दिन व्यर्थ गया और फिर दूसरे दिन निकले तो साइकिल उनके पैर पर आ गिरी। इस प्रकार दूसरा दिन भी व्यर्थ गया, लेकिन लेखक ने साइकिल सीखना नहीं छोड़ा और 8-9 दिन में वो साइकिल चलाना सीख गए। फिर एक दिन लेखक तांगे से टकरा गए और उनकी पत्नी ने देख लिया। तांगे से टकराकर लेखक बेहोश हो गए थे। जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा कि वो बिस्तर पर लेटे हैं। फिर उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि ये सब क्या हुआ, तो उन्होंने क्या सोचा कि सारा इल्ज़ाम मैं तिवारी जी पर लगा देता हूँ, तो उन्होंने झूठ बोल दिया, तिवारी का नाम ले दिया। तभी उनकी पत्नी ने कहा कि आप झूठ मत बोलो, मैंने सब देख लिया था, क्योंकि तांगे में मैं अपने बच्चे को घुमाने के लिए निकली थी। तो इस प्रकार लेखक ने फिर बाद में कभी भी साइकिल को हाथ नहीं लगाया।